चलिए इस वीडियो में हम एक सेल के वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। और ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टता के बीच का अंतर समझने की हम कोशिश करेंगे। ये हमेशा ही हमें कंफ्यूज करता है और अंत में हम इन सभी को जोड़ने वाले एक व्यंजक को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्थिति ये है, आपके पास एक बैटरी है जिससे एक बल्ब जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो बल्ब है वो चमकेगा, वो ग्लो करेगा। लेकिन तब क्या होगा जब हम इस परिपथ में, इस सर्किट में पार्श्व क्रम में यानी पैरेलल में एक और समान बल्ब को जोड़ दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि बल्ब जो है वो अब मंद हो जाएंगे, उनकी जो चमक है वो कम हो जाएगी। यदि आप पार्श्व क्रम में एक और बल्ब को जोड़ देंगे तो अब तीन जो बल्ब है उनकी जो ब्राइटनेस है, उनकी जो चमक है वो और कम हो जाएगी। ये कुछ ऐसा है जिसका आपने अनुभव किया होगा। यदि आपके घर में इन्वर्टर है तो जब बिजली चली जाती है तो आपके घर पर जो इन्वर्टर है वो चालू हो जाता है और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप अधिक ट्यूबलाइट या बल्ब को चालू करते हैं तो उनकी चमक कम होती जाती है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। जैसे ही हम बल्ब जोड़ना शुरू करते हैं, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि बैटरी से अधिक धारा वे लेने लगेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हर बल्ब को कुछ ना कुछ धारा चाहिए होगी। तो जैसे ही हम पार्श्वक्रम में बल्ब जोड़ते जाते हैं, वे इस बैटरी से अधिक धारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं, जब अधिक बल्ब होंगे तो वे अधिक धारा लेंगे। इसे सोचने का एक और तरीका है, जब आप पार्श्व क्रम में अधिक बल्ब्स यानी अधिक प्रतिरोधक जोड़ते हैं तो वो तुल्य प्रतिरोध यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और इसीलिए जैसे ही तुल्य प्रतिरोध कम होता है, अधिक धारा ली जाती है। और जब ऐसा होगा तो बैटरी द्वारा प्रदान किए जाने वाली जो वोल्टता है वो कम होने लगेगी। फिर से हम स्पष्ट कर दें कि हमारा मतलब क्या है। जब हम एक बल्ब को जोड़ते हैं तो कम धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर ये वोल्टता उच्च है। लेकिन जैसे ही हम एक और बल्ब को जोड़ते हैं, बैटरी से अधिक धारा ली जाती है तो वोल्टता जो है वो कम हो जाती है। और अगर हम एक और बल्ब को लगा देते हैं तो बैटरी से और भी अधिक धारा ली जाती है और वोल्टता और भी कम हो जाती है। तो हम इसका कारण पता करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अधिक धारा लेने पर वोल्टता क्यों घट रही है, कम हो रही है। और वास्तव में ये भ्रमित करने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस वास्तव में क्या होते हैं। इसे हटा देते हैं और चलिए एक बैटरी और बल्ब को यहाँ पर बनाते हैं। अभी शुरू करने के लिए हम बल्ब को हटा देते हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं कि ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है। तो ईएमएफ एक संख्या है जो बैटरी पर लिखी होती है, जैसे 1.5 वोल्ट या 9 वोल्ट, हम इसे लिख देते हैं। तो ये वैद्युत वाहक बल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ईएमएफ है वो 9 वोल्ट है। तो ये जो वैद्युत वाहक बल है इसका मतलब क्या है। और एक और बात, यहाँ पर ये जो शब्द है उससे एक समस्या भी पैदा होती है। इसमें बल भी आता है, इसे एक बल के रूप में नामित किया गया है, लेकिन वास्तव में ये बल का माप नहीं है, ये ऊर्जा का माप है। तो ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ठीक है, अब हम इसे बदल नहीं सकते। तो चलिए सोचते हैं कि 9 वोल्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, ये वास्तव में क्या है। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि एक बैटरी क्या करती है। तो अगर हम इस बल्ब को इसमें लगाते हैं तो बैटरी वास्तव में इस परिपथ में आवेशों को धकेलती है। हम उदाहरण से समझते हैं। तो हमें पता है कि इस पूरे परिपथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ऋणात्मक होते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऋणात्मक आवेशों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम धारा की दिशा को धनात्मक आवेशों के संदर्भ में देखते हैं। तो हम ऐसा अभी कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पर धनात्मक आवेश है। तो ये रहा हमारा धनात्मक आवेश। अब ये जो धनात्मक आवेश है वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से प्रतिकर्षित होगा और ऋणात्मक टर्मिनल से आकर्षित होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फिर ये कुछ इस तरह से इस सर्किट में, इस परिपथ में प्रवाहित होगा और ये बैटरी के ऋणात्मक सिरे तक आ जाएगा। तो अब जब ये धनात्मक आवेश बैटरी के अंदर आ गया है तो ये अपने आप आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये धनात्मक आवेश बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से प्रतिकर्षित हो रहा है। अब बैटरी को इस धनात्मक आवेश को आगे धकेलना होगा। तो बैटरी इस तरह से इस आवेश को धीरे धीरे आगे धकेलेगी। फिर बैटरी से ये बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ये ठीक उसी तरह से प्रवाहित होगा जैसे हमने पहले देखा, और फिर से ये बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल तक आ जाएगा और बैटरी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से ये धनात्मक आवेश इस परिपथ में प्रवाहित होगा। और अब आप एक बात से तो सहमत होंगे, ये जो बैटरी है जब ये इस आवेश को धकेल रही है तो ये इस आवेश को कुछ ना कुछ ऊर्जा प्रदान कर रही होगी।
तो ये कुछ हद तक वैसा ही है जैसा जब माँ बाप अपने बच्चों को स्लाइड के ऊपर बैठा देते हैं। तो जब वे उन्हें ऊपर बैठाते हैं तो वे बच्चों में कुछ ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहे हैं। फिर बच्चे स्लाइड से नीचे आ जाते हैं। जब वे नीचे आते हैं तो वे अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, लेकिन माँ बाप फिर से उन्हें उठाकर ऊपर बैठा देते हैं और फिर से वे ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी बैटरी इन आवेशों को ऊर्जा प्रदान कर रही है, स्थानांतरित कर रही है। और विद्युत वाहक बल उसी का एक माप है। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बैटरी प्रति कूलम 9 जूल ऊर्जा स्थानांतरित कर सकती है। तो इसका मतलब यह है कि यदि ये 1 कूलम का आवेश था, तो जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो बैटरी इसे 9 जूल की ऊर्जा स्थानांतरित करती है। तो क्या आप विद्युत वाहक बल को समझ पाएँ? ठीक है, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। यदि ये 1 कूलम था, तो जब यहाँ से यहाँ जाता है तो आपको क्या लगता है, तो ये 1 कूलम का जो आवेश है इसने कितनी ऊर्जा प्राप्त की होगी? ये सोचना उचित हो सकता है कि क्योंकि बैटरी 9 जूल की ऊर्जा स्थानांतरित कर रही है, आवेश ने भी 9 जूल की ऊर्जा प्राप्त की होगी। ठीक वैसे ही जैसे जब माता पिता काम करते हैं तो वे भी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं और वो बच्चे को स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। तो यहीं पर चीज़ें दिलचस्प हो जाएगी। तो यहाँ हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यपि बैटरी आवेश में 9 जूल ऊर्जा स्थानांतरित तो कर रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ बहुत सारे रसायन, बहुत सारी सामग्री होती है। कई सारे रसायन गीले हो सकते हैं, कुछ सूखे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ रसायन तो काफ़ी सारे हैं। और परिणाम स्वरूप जैसे ही आवेश उन रसायनों से होकर गुजरता है, रसायन इसका कुछ प्रतिरोध करते हैं, उसको रजिस्ट करते हैं। जैसे कि जब आप पानी में हाथ को हिलाते हैं तो आपको कुछ प्रतिरोध महसूस होगा, या जब आप हवा में चलते हैं या हवा में बाइसिकल को चलाते हैं तो आपको कुछ प्रतिरोध महसूस होता है। इसी तरह बैटरी के अंदर जो रसायन होते हैं वे आवेशों के प्रवाह का प्रतिरोध करते हैं, और वैसे इस प्रतिरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये बैटरी के अंदर का प्रतिरोध है। तो हमारी कहानी पे वापस आते हैं। तो जब ये आवेश इस बैटरी के रसायनों से होकर के गुजरता है तो कुछ ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती है। ये ऐसा ही है जैसे जब आप किसी माध्यम से गुजर रहे होते हैं तो प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी, पैदा होगी, और परिणाम स्वरूप कुछ ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और इसी कारण बैटरी जो है वो गर्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जब आवेश को हम स्थानांतरित करने के लिए 9 जूल प्रदान करें तो उसमें से 2 जूल प्रति कूलम की जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में निकल जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो अब हमारा सवाल है कि जब तक आवेश यहाँ आता है तब तक उसके पास कितनी ऊर्जा होगी? उसे बैटरी से कितनी ऊर्जा मिली थी? 9, लेकिन ऊष्मा में कितनी ऊर्जा बर्बाद हो गई? 2। तो अब जो बचा है वो केवल 7 जूल है। अंततः केवल 7 जूल प्रति कूलम ही ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। इसलिए हर कूलम जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो केवल 7 जूल ऊर्जा ही प्राप्त करता है, और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि बैटरी के सिरों पर वोल्टता जो है वो 7 वोल्ट है, और इससे ही हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो टर्मिनल वोल्टता ये बताती है कि हम अंततः इस आवेश को या किसी आवेश को प्रति कूलम कितनी नेट ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और आप शायद समझ गए होंगे कि जो टर्मिनल वोल्टता है वो ईएमएफ के बराबर हो ये आवश्यक नहीं है, और आमतौर पर ये ईएमएफ से कम ही होती है, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और हम उसे उपयोग में नहीं ला पाएंगे। तो संक्षेप में टर्मिनल वोल्टता या बैटरी के वोल्टता को 1 कूलम द्वारा प्राप्त ऊर्जा के रूप में सोचे जब ये यहाँ से यहाँ जाता है। तो ये किसके बराबर होगा? टर्मिनल वोल्टता बराबर होगा विद्युत वाहक बल माइनस वो ऊर्जा जो आंतरिक प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के कारण चली जाएगी। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टता से जो ऊर्जा मिल रही है वो ये होगी। यदि आप इसे समझ गए तो अब हमारे पास आपके लिए एक प्रश्न है। तो प्रश्न ये कि क्या होता है जब हमारे पास वही बैटरी होती है जिसमें वही विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ और अंदर वही रसायन यानी आंतरिक प्रतिरोध होता, लेकिन इस बार यदि ये आवेश इस परिपथ में इस बैटरी से अधिक तेजी से प्रवाहित होता तो क्या टर्मिनल वोल्टता में कोई परिवर्तन होता? क्या ये 7 वोल्ट ही होगी या 7 से अधिक या 7 से कम होगी? याद रखिए यहाँ पर विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, रसायन सभी वही है, बस आवेश जो है वे तेजी से चल रहे हैं। तो आपको टर्मिनल वोल्टता के बारे में सोचना है कि उसका क्या होगा। तो ठीक है, आशा है कि आपने कोशिश की होगी। तो क्योंकि विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ बदल नहीं रहा है तो जो कूलम है उसे उतनी ही ऊर्जा स्थानांतरित होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे धीरे ले जाते हैं या तेज़ ले जाते हैं। बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा विद्युत वाहक बल पर निर्भर करेगी, तो वो 9 जूल प्रति कूलम होगी। ठीक है, अब आंतरिक प्रतिरोध भी वही है, लेकिन आवेश माध्यम में अब तेजी से चल रहा है, उसके कारण बनने वाली जो ऊष्मा ऊर्जा है उसका क्या होगा? तो जब आप किसी भी माध्यम में तेजी से चलते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप भी सहमत होंगे कि ऊष्मा जो उत्पन्न होगी वो अधिक होगी। तो एक सादृश्य यानी एक एनालॉजी देखते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष शटल के बारे में सोचिए जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगी।
तो आपने शायद फिल्मों में देखा हो कि जब वे अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से अंदर आती है तो वे गर्म होने लगती है, जलने लगती है। तो उच्च गति के कारण उत्पन्न ऊष्मा उतनी ही अधिक होती है, वे जलने लगती है। लेकिन ऐसा एक हवाई जहाज के लिए नहीं होता, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे जा रही होती है। तो जब आप किसी भी माध्यम से तेज से जाते हैं, और माध्यम वही है, मान लीजिए हवाई है, लेकिन जब आप उसमें तेज से जाएंगे तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो भी अधिक होगी। तो यहाँ पर भी वही विचार लागू होता है। जैसे ही आवेश इस बैटरी के माध्यम से तेजी से गुजरता है, तेजी से प्रवाहित होता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। शायद इस बार 2 नहीं, शायद मान लीजिए 5 जूल प्रति कूलम जो है वो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो अब जो नई टर्मिनल वोल्टता है वो क्या होगी, तो वो होगी 9 - 5 यानी कि 4 वोल्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे ही आवेश तेजी से चलते हैं टर्मिनल वोल्टता गिर जाएगी। क्या अब आप हमारे मूल प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? जब आप बैटरी से अधिक धारा खींच रहे होते हैं तो आप आवेशों को तेजी से प्रवाहित होने के लिए मजबूर करते हैं। तो इस मामले में भी आवेश को आपूर्ति की गई ऊर्जा वही रहेगी, लेकिन जैसे आप तेजी से जाते हैं तो ऊष्मा जो है उसमें जो हानि हो रही है, ऊर्जा की जो हानि हो रही है वो बढ़ जाएगी और इसीलिए टर्मिनल वोल्टता गिर जाएगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो यही कारण है कि जैसे ही आप पार्श्व क्रम में अधिक से अधिक बल्ब जोड़ते हैं तो आप अधिक धारा प्राप्त करें, और उसी कारण ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा की हानि हो रही है वो भी अतिरिक्त होगी, वो भी अधिक होगी, और परिणाम स्वरूप बैटरी के सिरों पर जो वोल्टता है वो गिर जाएगी, और इसी कारण जो बल्ब है उनकी चमक कम हो जाएगी, वे मंद हो जाएंगे। और इसी तरह यदि आवेश धीमी और भी धीमी गति से चले तो हमें उम्मीद है कि आप सहमत होंगे कि कम ऊष्मा की हानि होगी और विद्युत वाहक बल का जो अधिक हिस्सा है वो टर्मिनल वोल्टता के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो टर्मिनल वोल्टता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा यदि आवेश बहुत धीमी धीमी गति से चलते हैं, अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से, मान लीजिए एकदम घोंगे की गति से, तब ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में बहुत ही कम होगी। तब टर्मिनल वोल्टता लगभग विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि आप देख सकते हैं कि यदि धारा शून्य है तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होगी, तो सारा विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता के रूप में उपलब्ध होगा। तो यानी जब धारा शून्य है तो टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि अब आपको विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा और आपको आंतरिक प्रतिरोध भी समझ में आ गया होगा। अब हम इनके लिए एक समीकरण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम एक बात ये मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है इसके अंदर एक प्रतिरोधक है। अब हालांकि ऐसा होता नहीं है, किसी बैटरी के अंदर इस तरह से कोई प्रतिरोधक होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि एक प्रतिरोधक है, और ये जो प्रतिरोधक है ये एक तरह से हमारा जो आंतरिक प्रतिरोधक है उसको दर्शा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और मान लेते हैं कि इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। ठीक है, तो अब हमें इन सभी के बीच का एक समीकरण प्राप्त करना है, यानी आंतरिक प्रतिरोध, धारा, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, अब उसी तर्क का उपयोग करके हम इसे करेंगे। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं। अब हम इसे इस तरह से सोचना पसंद करते हैं। हमें पता है कि टर्मिनल वोल्टता मूल रूप से विद्युत वाहक बल माइनस ऊष्मा की हानि के बराबर होता है। तो हम इसे लिख देते हैं टर्मिनल वोल्टता बराबर विद्युत वाहक बल माइनस ऊष्मा। और हाँ, जब हम ऊष्मा की हानि की बात करें तो हमारा मतलब है कि प्रति कूलम कितनी ऊष्मा की हानि हो रही है, तो प्रति कूलम खोई हुई ऊष्मा। तो अब हमें जो पता लगाना है वो ये है कि ये ऊष्मा की जो हानि है वो क्या होगी। ठीक है, वो प्रति कूलम कितनी होगी। तो यदि आप ध्यान से सोचें तो ये ऊष्मा की हानि प्रति कूलम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता है। सोचिए इस बारे में, जब भी एक धारा एक प्रतिरोधक से प्रवाहित होती है तो हम कह सकते हैं कि एक वोल्टतापात यानी वोल्टेज ड्रॉप होता है। वो वोल्टतापात प्रति कूलम गिरी हुई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, और ये जो प्रति कूलम गिरी हुई ऊर्जा है वो प्रति कूलम ऊष्मा ऊर्जा है। ठीक है, तो ये मूल रूप से इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता है। और ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता सिर्फ I गुणा R के बराबर होती है, और इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं VT यानी टर्मिनल वोल्टता बराबर होगी E यानी विद्युत वाहक बल माइनस I गुणा R। ठीक है, और उम्मीद है कि ये जो समीकरण है अब आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। ये बैटरी द्वारा प्रतिकूलम स्थानांतरित ऊर्जा है, ये प्रतिकूलम खोई हुई ऊष्मा ऊर्जा है,